वेलकम बैक। तो आज बात करेंगे हम लोग 3 जनवरी 2022 ऑनलाइन मोड में पूछे गए सीडीपी के 30 सवाल का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है। समकालीन मतलब जो अभी जो विचारधारा जिसको अभी मान के चल रहे हैं, वर्तमान में बाल विकास की प्रक्रिया हम किसको कहते हैं। समकालीन मतलब एक मीनिंग वर्तमान भी होता है। सभी बच्चे के लिए एक समान नहीं, सभी बच्चे के लिए एक समान और सभी बच्चे के लिए एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवसर प्राप्त कर लें, ये हमारा लक्ष्य नहीं है कि सभी बच्चे के लिए एक समान नहीं होता है। आपकी शिक्षण विधि एक समान होती है, लेकिन सभी बच्चे के लिए एक लक्ष्य नहीं होता है। बच्चे का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी जो है बाल विकास बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। बच्चे के विकास के पूर्व अनुमान हम लोग लगा सकते हैं बच्चे की वर्तमान स्थिति देखकर। ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 4 में देखेंगे। ऑप्शन 4 में कहता है सिर्फ माता पिता से, सिर्फ वाला शब्द ओनली, केवल, ये वाला जहाँ भी आए ये 100% नेगेटिव होता है। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। विकास खाली जगह सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो मतलब कौन सा ऐसा ये बताता है, सिद्धांत बताता है कि शरीर का जो विकास होता है वो सेंटर टू आउटसाइड। जब आप जिन पियाजे हो या वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें एक आएगा आपका अधोगामी, एक होता है शीर्षगामी। शीर्षगामी जो होता है ये होता है टॉप टू बॉटम, मतलब शरीर का विकास टॉप से लेकर बॉटम तक होता है। कहाँ होता है? टॉप टू बॉटम। या शीर्षगामी में कह रहा है, और अधोगामी में क्या कह रहा है? सेंटर टू आउटसाइड होता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा सवाल है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये जो कल्पनाशीलता वाले खेल होते हैं, अच्छा आपने देखा होगा बच्चों को अक्सर कि वो बच्चे गैंग में रहना पसंद करते हैं, एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये कौन सी अवस्था होती है? तो ये प्रारंभिक बाल्य अवस्था होती है जहाँ बच्चे गैंग में रहना पसंद करते हैं, अपने गैंग पर बिलीव करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं, यानी सेकेंडरी होता है। हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि बच्चे के समाजीकरण में 2 तरह का संस्थाएं साथ देती है। एक होता है प्राइमरी, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी। यहाँ हमसे सेकेंडरी पूछा है। आपको प्राइमरी के लिए सिर्फ 2 चीज़ याद रखना है, फैमिली और फ्रेंड। एफ से फैमिली और एफ से फ्रेंड। फैमिली और फ्रेंड जो होता है प्राइमरी होता है, बाकी दुनिया की हर संस्था बच्चे के लिए सेकेंडरी होता है, बच्चे की समाजीकरण के लिए सेकेंडरी होता है। तो अगर यहाँ फैमिली को हटा दे, परिवार को हटा दे, उसके अलावा देखिए मीडिया है, ये भी सेकेंडरी है। धार्मिक संस्थाएं सेकेंडरी चीज़ है। विद्यालय सेकेंडरी चीज़ है, यानी 2, 3 और 4 आंसर होगा। लेकिन जब आप हिंदी का ऑप्शन पढ़ेंगे, ये 3 जनवरी का सेट है, तो आपको 2, 3, 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। देख लेते हैं, 2, 3, 4 का ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। 2, 3, 4 नहीं है, यहाँ भी 1, 3, 4 है, यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है। तो अब क्या करेंगे? सीबीएसई इसको आंसर नहीं माना है, किसी को नहीं माना है, वो 9 लिख दिया, मतलब ये आंसर गलत है। लेकिन इसी का जब इंग्लिश पर चलेंगे, इंग्लिश में 2, 3, 4 ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन 3 में 2, 3, 4 दिया हुआ है, 2, 3, 4, इसलिए ऑप्शन 3 राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा था इस बार कि कोई बच्चा है रुचि नाम का, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वो ये देखती है कि पेंसिल क जो है, एक है पेंसिल क, पेंसिल ख से बड़ी है, ये ख से बड़ी है,
और पेंसिल ख जो है, पेंसिल गौ से बड़ी है। जब ये रुचि ये निष्कर्ष निकालती है कि क जो है, ये क गौ से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, वे जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस विकास को दर्शाता है। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और मैक्सिमम जब आप यूट्यूबर से पढ़िएगा तो ये चीज़ आपको कभी नहीं पढ़ाया है। यानी ऐसे सोच बच्चे को, इसको ट्रांजिटिविटी इंग्लिश में बोला जाता है। ट्रांजिटिविटी आपको याद रखना है, ट्रांजिटिविटी, इसलिए क्योंकि हिंदी का वर्ड्स बदल देता है लेकिन इंग्लिश का ट्रांजिटिविटी ये वर्ड्स कभी नहीं बदलेगा। अब करना क्या है कि ट्रांजिटिविटी बच्चे में किस एज में आती है, तो थर्ड स्टेज में आती है। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि पियाजे के अनुसार बच्चे के अंदर ट्रांजिटिविटी किस स्टेज में विकसित हो जाती है, ट्रांजिटिविटी थर्ड स्टेज में। और ये क्या होता है, बच्चा एक दूसरे के बीच रिलेशन स्थापित कर लेता है। जैसे यहाँ बच्चा एक रिलेशन स्थापित कर लिया कि क जो है गौ से बड़ा है, एक रिलेशन बना पाया, तो इस रिलेशन को ही ट्रांजिटिविटी बोला जाता है। हिंदी में इसको सकर्मक अनुमान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सकर्मक अनुमान। इंग्लिश में इसका होता है ट्रांजिटिविटी। आप ट्रांजिटिविटी याद रखिए, और ट्रांजिटिविटी में बच्चा रिलेशन को अच्छे से स्थापित कर पाता है, इस चीज़ को याद रखना है। और ये आता कब है, पियाजे के अनुसार कॉन्क्रीट स्टेज में, यानी थर्ड स्टेज में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल है। फिर जीन पियाजे से संबंधित आपको अगर सीटेट में अच्छा करना है तो जीन पियाजे का जो थ्योरी है, वो थ्योरी हमारे चैनल में 26 तारीख से अपलोड होगा। थ्योरी, उस थ्योरी को आपको अच्छे से पढ़ना है। हम आपको गारंटी दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, आपका जीन पियाजे से संबंधित एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संकेरात्मक अवस्था, यानी मूर्त संकेरात्मक अवस्था थर्ड स्टेज को बोला जाता है। थर्ड स्टेज को कॉन्क्रीट स्टेज बोला जाता है। सेकेंड स्टेज को बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल अवस्था, और पहला को सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है। और फोर्थ स्टेज को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट या डिडक्शन जिसको बोलते हैं। तो बच्चा क्या है, संक्रियात्मक अवस्था के चरण में है, निम्न में से क्या कर पाने के योग्य है। प्रतिवर्तन, इसको रिवर्सिबिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिवर्सिबिलिटी। बच्चा सेकेंड स्टेज में रिवर्स नहीं कर पाता है, लेकिन जब जैसे ही बच्चा थर्ड स्टेज में चले जाता है तो चीज़ों का रिवर्स जानने लगता है। ये रिवर्सिबिलिटी, ट्रांजिटिविटी, सीरिएशन सारे थर्ड स्टेज में होता है। हम इस चीज़ को 26 तारीख से थ्योरी आ रहा है चैनल पर, अच्छे से वहाँ पर बता देंगे। तो आंसर कौन सा होगा, रिवर्सिबिलिटी। अब और बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए निगमनात्मक का मतलब होता है डिडक्शन। ये किस में आता है, फोर्थ स्टेज में। अभी हम बताएं अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट स्टेज जिसको बोलते हैं, इसको ये फोर्थ स्टेज को बोलते हैं। और प्रतिज्ञप्ति चिंतन मतलब लॉजिकली बच्चा कब सोचता है, तो ये बच्चा सेकंड स्टेज में ही लॉजिकली सोचने लगता है, और ये दोनों होता है फोर्थ स्टेज में। और रिवर्स जो होता है वो सेकंड स्टेज में बच्चा का, थर्ड स्टेज में बच्चा का शुरू हो जाता है, और सेकंड स्टेज में बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। वीडियो लंबा होगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आगे जो इस तरह के सवाल आएगी तो आपको फिर दिक्कत ना हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, वान हेले का थ्योरी बहुत फेमस, कोहलबर्ग का थ्योरी, लॉरेंस कोहलबर्ग का थ्योरी बहुत फेमस थ्योरी है। आप इस थ्योरी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बाकी हमारे चैनल पर बहुत जल्दी ये थ्योरी अपलोड होने वाला है। ये बता रहा कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है। हमको नहीं वाले को चुनना है। पारंपरिक, इसको बोला जाता है कन्वेंशनल, ठीक है, ये तो सेकंड स्टेज है उनका। अपारंपरिक कोई स्टेज नहीं है उसमें। उत्तर पारंपरिक, जिसको बुलाता है पोस्ट कन्वेंशनल, ये उनका थर्ड स्टेज है, जिसको लास्ट 3 स्टेज दिया ही है वो। और एक है पूर्व पारंपरिक मतलब प्री कन्वेंशनल, ये है पहला स्टेज, ये आपका है सेकंड स्टेज, ये है थर्ड स्टेज। यही 3 स्टेज को कोहलबर्ग दिया है। इसका लेवल उन्होंने अलग अलग फिर बताया है, 6 लेवल को बताया है, लेकिन स्टेज 3 ही दिया है। पहला है पूर्व पारंपरिक जिसको प्री कन्वेंशनल बोला जाता है, दूसरा है पारंपरिक जिसको कन्वेंशनल बोला जाता है, और तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल जिसको उत्तर पारंपरिक बोला जाता है। ये अपारंपरिक चरण उसके
थ्योरी में है नहीं। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेब वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत, ये सिद्धांत है लेब वाइगोत्स्की साहब का, सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। निम्न में से किसका प्रयोग से बचना चाहिए, मतलब कौन वाइगोत्स्की के सिद्धांत में शामिल नहीं है। सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम विकल्पना, समाज पर ही उनका थ्योरी आधारित है, ये तो बिल्कुल सही है, इससे बचना नहीं चाहिए, इसको यूज़ करना चाहिए, ये तो आंसर होगा नहीं, हमको आंसर नेगेटिव वाला चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। अधिगम के आकलन के लिए स्टैंडर्ड यानी मानकीकृत परीक्षा का इस्तेमाल, ये गलत है। उन्होंने परीक्षा का इस्तेमाल करने के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं बताया। उन्होंने स्टैंडर्ड सभी बच्चों के लिए एक, अगर आप एक तरह की असेसमेंट करेंगे तो नहीं होगा। बच्चे अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं। तो ऑप्शन 3 नेगेटिव है। आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग, जिसको स्केप फोल्डिंग कहा जाता है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो होना ही चाहिए। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट। वाइगोत्स्की और पियाजे के बारे में आपके एग्जाम में एक सेट में 5 से 6 क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए वाइगोत्स्की और पियाजे का वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। आप और भी कहीं से इसको अच्छे से पढ़ लेना है। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किस विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य उपयोग हेतु उपयुक्त बताया है। अधिगम को सुसाध्य हेतु, सहकर्मी मतलब साथियों के साथ, ये तो बताया है, लेकिन ये बताया है ये ठीक है, लेकिन सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, ज़्यादा से ज़्यादा किसका हस्तक्षेप होना चाहिए, संस्कृति का। संस्कृति में आपका ये जो है सहकर्मी दोस्त भी आ गया, सांस्कृतिक में आपका समाज भी आ गया। तो ऑप्शन, एक मिनट, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप है, यहाँ अहस्तक्षेप है, इसका मतलब ये नहीं होगा क्योंकि हस्तक्षेप को बताया है। तो ऑप्शन ए सही है, बी तो बिल्कुल गलत है। रटकर याद करना, ये भी गलत है। गैर संदर्भित तो किसी ने नहीं बताया, गलत है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का विश्वास क्या होना चाहिए। जो प्रगतिशील क्लास है, हमेशा कठोर नियंत्रित में रहे। कठोर शब्द जहाँ भी आए इसको आपको काट देना है। अधिगम केवल शब्द बताए थे आपको, जहाँ भी आएगा काट देना है। ऑप्शन 1 और 2 तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 3 और 4 में चलेंगे। 3 में कह रहा है कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के यानी बहुत प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। प्रगतिशील कक्षा में इसको मान्यता मिलना चाहिए। केवल शब्द आएगा इसको काट देना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गार्डनर साहब का बुद्धि सिद्धांत आप पढ़ लीजिएगा, उसमें उन्होंने 8 तरह के बुद्धि को बताया है। एक 9वां तरह का बुद्धि अभी उस पर विचार हो रहा है, क्योंकि गार्डनर साहब अभी भी जिंदा हैं। तो जिंदा लोगों की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ना है कि किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है। बुद्धि एकल इकाई है, और कई नकारा है कि बुद्धि उन्होंने ये नकार दिया है कि बुद्धि एकल इकाई नहीं है। कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने टोटल 8 तरह का दिया, एक अभी चल रहा है, टोटल मिला 9। एनसीईआरटी में 8 है, अभी जो है एक पर खोज चल रही है, तो टोटल 9 है। किसने दिया? तो गार्डनर साहब। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे ये खिलौना पसंद नहीं है। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। तो ये क्या है? बच्चे में एक रूढ़िवादिता आ गई है, मतलब बच्चा सुनते आ रहा है अपने समाज से, अपने बड़ों से, कि लड़के इससे खेलते हैं, लड़की इससे खेलती है, गुड़िया लड़की खेलेगी, कार लड़के लेके खेलेंगे। ये क्या है? रूढ़िवादिता है, जेंडर रूढ़िवादिता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। असेसमेंट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का असेसमेंट मुख्यतः? फॉर्मेटिव, समेटिव और एक होता है फॉर्मेटिव समेटिव नहीं, मुख्यतः ये 2। एक डायग्नोस्टिक भी होता है, एक डायग्नोस्टिक होता है। तो एक शिक्षिका 1 महीने के अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए, कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि ये शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है, उन सभी ड्राफ्ट को काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है। देखिए, आप पढ़ाने के दौरान जो असेसमेंट करते हैं उसको फॉर्मेटिव बोला जाता है। आप टीचिंग के दौरान कर रहे हैं, आप मंथली कर रहे हैं, 1 साल के बाद कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, उसका रिजल्ट दे रहे हैं, जिसका मतलब रिजल्ट आउट हो,
फैमिली तक, पेरेंट्स तक या बड़ों तक रिजल्ट दे, उसको समेटिव बुलाता है। डायग्नोस्टिक में उपचार किया जाता है। तो यहाँ डायग्नोस्टिक अगर ऑप्शन होता तो डायग्नोस्टिक सही होता, लेकिन इसमें हम रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, बड़ों को नहीं बुला रहे हैं, उनके फैमिली को, पेरेंट्स को नहीं बुला रहे हैं, हम अपने से ठीक भी कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये टीचिंग के दौरान हो रहा है, फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव को हिंदी में रचनात्मक बोला जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुभाषी कक्षा है, बहुत तरह की भाषा का इस्तेमाल बच्चे उस क्लास में करते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? वार्तालाप के लिए मातृभाषा को निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, बच्चे के भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, उनको हमें रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थी जो बात बोलेंगे मतलब उसी भाषा को मान्यता देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। भाषा की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए, बिल्कुल सही। और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा इस्तेमाल की अनुमति मिलनी चाहिए, ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है। एक लक्ष्य भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर किसी को नहीं छोड़ना है, जो जो बोले सबको मान्यता मिलना चाहिए। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल तो होगा नहीं, पहला ये केवल शब्द जहाँ भी आए क्या बोले हैं उसको हटा देना है। तो केवल क्या बोला है, पूर्व निर्धारित उसे वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, करेक्ट। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना चाहिए, बिल्कुल सही। अन्वेषण निर्धारित खोज आधारित होना चाहिए, ये भी सही है। कौन सा सही होगा? 2, 3 और 4। जब अब हिंदी सेक्शन चेक करेंगे तो 2, 3, 4 कहीं नहीं है। 2, 3, 4 देखिए कहीं नहीं है। इसमें 2, 3, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, एक वाला तो गलत हो जाएगा। देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यानी CBSE इसको आंसर नहीं माना है, मतलब उनका मानना है कि हिंदी सेक्शन गलत है, वो भी किसी को भी आंसर नहीं दिया है। लेकिन जब हम इसका इंग्लिश सेक्शन चेक करते हैं, देखिए उसमें 2, 3, 4 ऑप्शन दिया हुआ है 1 नंबर में। सही कौन होगा? 1 नंबर। चलेंगे नेक्स्ट। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों को, गलत कर रही है, अपने पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है, और शिक्षिका द्वारा ये कार्य जो किया जा रहा है इसको क्या कहेंगे? अब आप टीचर हैं और आपको जो बच्चा पसंद है उसी से खाली सवाल करते हैं, बाकी बच्चे से नहीं करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु न्याय तो कर नहीं रहे हैं। ये दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को नहीं पहचानना है। ये बोला कि अपने श्रेष्ठ बच्चों को वो पहचान रहा ना, ये गलत कर रहा है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कर रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो बच्चे को समान अवसर नहीं दे रहा है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कोई बच्चा है वो गुना नहीं कर पा रहा है, अंकों का गुना नहीं कर पा रहा है, तो इस बच्चे से आप कैसे निपटेंगे, कैसे इस बच्चे का समावेशन करेंगे? कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त शब्द जहाँ भी आए उसको हटा देना है। विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर, गणित संबंधी परियोज्यता उपलब्ध कराना चाहिए, ये कुछ हद तक सही है। चलेंगे, लेकिन दूसरा चेक करेंगे हम। पाठ्यांश में मौजूद प्रासंगिक जानकारी को निष्पक्ष ढकने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु नहीं जोड़ना है। बच्चे जो है उसको नहीं कर पा रहे हैं तो अतिरिक्त नहीं करना है। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ सब जहाँ भी आएगा क्या बोले थे, ये कुछ टैग वर्ड्स है। क्या है? टैग वर्ड्स है। इस वर्ड्स को आप अगर अच्छे से कर लीजिएगा तो CDP में आपका 20 तो ऐसे नंबर आ जाएगा। बाकी 10 सवाल के लिए मेहनत करना है, जुड़े रहें हमारे साथ। आपको 28 नंबर CDP में लाने की गारंटी हमारी है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक दृष्टि बाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है? बच्चे आंखों से कमजोर हैं, कौन सा उनके लिए लाभदायक नहीं होगा? स्पर्श ग्लोब ये लाभदायक होगा, बच्चे को छूने के लिए दीजिएगा तो वो लाभदायक चीज़ है। छोटे अक्षरों वाली पुस्तक, जब बच्चा अंधा ही है भाई तो उसको ये क्यों छोटे अक्षरों वाली पुस्तक चाहिए? नेगेटिव मांग रहा था ना, तो हमको नेगेटिव में ये आंसर लगाना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका के लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, करवानी चाहिए। प्रस्तुतिकरण के लिए विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को
पूरा कर पाते हैं, बिल्कुल सही। जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी, ये दोनों बिल्कुल सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी सही से कर रहा है। ऐसा ऑप्शन किस में, एक में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। बच्चा क्या है, क्रिएटिव है। अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, बिल्कुल सही है। बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग उनकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। अभिसारी चिंतन नहीं, ये तो बच्चे की क्रिएटिविटी नहीं दर्शाती है। अमूर्त चिंतन मतलब कुछ चीज़ नहीं है, उन चीज़ों के बारे में वो आसानी से सोच सकता है, बिल्कुल सही है। नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता मतलब नए नए तरीके से वो चीज़ों को हल करता है, ये भी सही है। 1,3,4 देखिए किस में है, 1 2 3 है, गलत है। 1 2 4 है, ये भी गलत है। 1 3 4 होना चाहिए। 1 3 4 देखिए, 1 3 4 यहाँ सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक आसान क्वेश्चन है, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही सही है। अधिक से अधिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए मूल्यांकन के लिए। अब आर में एक कारण दिया हुआ है, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। और इसका 1 नंबर का ए का जो है आर व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन 1 सही है। देखिए इसमें दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। चलेंगे नेक्स्ट। किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है। पहले क्या देती है, एग्जाम्पल दे रही है पहले, उसके बाद उन उदाहरणों से एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम मतलब उसके बाद नियम बनाता है, निर्धारित करती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अभिगम लिख दिया है, अधिगम का इस्तेमाल कर रही है। देखिए एग्जाम्पल टू नियम रूल पर जा रहा है, एग्जाम्पल टू रूम और रूल टू एग्जाम्पल एक होता है। देखिए इंडक्टिव आगमन में क्या होता है, इंडक्टिव में होता है, इसको इंडक्टिव इंग्लिश में बोला जाता है, इसको डिडक्टिव बोला जाता है। डिडक्टिव में रूल टू एग्जाम्पल और इंडक्टिव में एग्जाम्पल टू रूल। इंडक्टिव मतलब आगमन विधि। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। बच्चे को नियम की सहकारिता मतलब सबको नियम को अच्छे से पालन करने के लिए क्या करना चाहिए। स्वयं कठोर शब्द जहाँ आएगा उसको हटा देना है। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहारों के बारे में अभिभावकों से शिकायत नहीं है। हम बच्चे को जो परेशानी है जो भी कर रहा है हम स्कूल में ही हल करेंगे। मापदंडों का पालन ना करने पर विद्यार्थी की बच्चे अगर किसी चीज़ का पालन ना करेंगे तो उसको मारना डांटना ये सब तो करना नहीं है। 3 एलिमिनेट हो गया। चौथा क्या है, चौथा ऑप्शन है मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। अगर हम कोई नियम बना रहे हैं तो उसमें बच्चों को रखेंगे, बच्चे से पूछेंगे, उनकी राय लेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। बच्चा जहाँ सीखता है, कुछ ना कुछ बच्चे सीखते हैं, खेलकूद में भी बच्चे सीखते हैं, घर में भी बच्चे सीखते हैं और कक्ष में। 1 2 3 मतलब ये 1 2 3 सही है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 1 2 3 है। देखिए ऑप्शन 3 में है 1 2 3। चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। फिर से हमको यहाँ नेगेटिव खोजना है, कौन सा समस्या समाधान के लिए उपयुक्त विधि नहीं होगा। तो चलेंगे। मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल पॉजिटिव है, हमको नेगेटिव ढूंढना है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों का विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने वाले के लिए प्रोत्साहित करना, फिर यहाँ भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, ये तो उससे अच्छा है कि बच्चा अगर किसी चीज़ का हल नहीं कर पा रहा है तो उसको हम विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री देंगे। तीनों सही है, हमको खोजना नेगेटिव है। हर समस्या के लिए एक ही जैसी विधि से अगर समस्या हल नहीं होता है तो शिक्षण को बदलिए आप, मतलब नेगेटिव यही है, नेगेटिव ढूंढना था। 4 नंबर सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है।
कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होता है किसका कौन सा एक अभिलक्षण है। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय होते हैं। हमको पॉजिटिव ढूंढना है। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने वाली सब नेगेटिव होता है। और तीसरा है कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, ये भी गलत है, प्रोत्साहित किया जाता है, बल्कि हमको पॉजिटिव ढूंढना है, अभिलक्षण ढूंढना है। तो ऑप्शन 4 में चलेंगे। ऑप्शन 4 में कह रहा है कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों को नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 चलेंगे। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है, मतलब बच्चा का अधिगम में एक बाधा कौन सा है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। त्रुटियां अगर गलती बच्चे करेगा तो उसी से सीखेगा। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां एक लज्जाजनक कार्य नहीं, ये गलत है, लज्जाजनक कार्य नहीं है। बच्चे अगर गलती करते हैं तो बच्चे गलती से ही सीखेंगे। तो ऑप्शन 2 सही होगा, क्योंकि यहाँ कौन सा अवरोधक चुना था, ये हमारा अवरोधक है। चलेंगे नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा बाह्य यानी जो बाहरी प्रेरणा होता है, अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। बच्चे अगर कुछ करते हैं तो कुछ बच्चे होता है क्या मोटिवेट, खुद से मोटिवेट होते हैं, और कुछ बच्चा किसी चीज़ को पाने के लिए मोटिवेट होते हैं। अगर जैसे किसी बच्चे को बता दिया कि इसी बार बाबू तुम सीटेट पास कर लो, तुम्हें बाइक दिला देंगे। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, नाम नहीं बताएंगे, उनके पिताजी ने उनको कहा था कि तुम सीटेट निकाल लोगे तुमको मोटरसाइकिल खरीदेंगे। तो उन्होंने सीटेट निकाला और एक मोटरसाइकिल उनके अब्बा ने उनको खरीद दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, ये बाह्य प्रेरणा है, जो मतलब बाहर से हम मोटिव होते हैं, इंटरनली हम मोटिव नहीं होते हैं। तो इसमें कौन सा एक एक्सटर्नली मोटिवेशन है। अपने अधिगम को दूर करने के लिए शोध करते समय विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। तो ये तो इंटरनल मोटिवेशन है, खुद की अधिगम को, हम खुद की नॉलेज को बढ़ाना चाह रहे हैं। नगद इनाम, देखिए इनाम पाने हेतु यहाँ भी बचा हुई क्या था, सीटेट निकालोगे तो बाइक मिलेगा। यहाँ भी नगद इनाम पाने हेतु रैयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है, सही है, लेकिन इनाम पाने के लिए तो मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन है उनके लिए, तो ऑप्शन 2 सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। बच्चे जो है कोविड-19 में काफ़ी प्रकार से परेशान हो गए, तो वो किस प्रकार की परेशानी है। देखिए इस परेशानी को हम क्या बोलेंगे, संज्ञान और संवेग। क्योंकि बच्चे के जो है एक तो नॉलेज में भी एक नॉलेजली बच्चा उलझ गया, उसके अलावा उनकी इमोशन में बदलाव हो गया, पूरी तरह वो अपने इमोशन से खेलता रहा, तो क्या होगा, संज्ञान और संवेग। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम अधिक सार्थक व प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः किस पर ये हो, आधारित हो। शिक्षकों पर होगा तो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, सहपाठियों द्वारा, ये कुछ हद तक मान लेते हैं। लेकिन आप बताइए कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, आपके दोस्त अगर तय करेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप खुद तय करेंगे। तो ये है, लेकिन अगर यहाँ निर्देशित नहीं होता तब मान लेते। और एक पाठ्य पुस्तक ने किताबों के अनुसार, सिर्फ किताबों के अनुसार नहीं चलना है। तो ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये 3 जनवरी 2022 सीटेट सीडीपी के 30 सवाल। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको 2011 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीवियस सेट को हल कराया जाएगा। मैथ्स का अच्छा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, ईवीएस को हल कराया जाएगा, और आपका सीडीपी के सारे सवालों को एक्सप्लेनेशन के साथ हल कराया जाएगा। और बहुत जल्दी हमारे चैनल में 3 मुख्यतः हमारा जो फोकस है वो अभी 3 लोगों पर है, क्योंकि सीटेट में स्पेशली पियाजे, वाइगोत्स्की और गार्डनर साहब, इनसे बहुत सवाल रहता है। इन तीनों का थ्योरी हम बोर्ड में पढ़ाकर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो थ्योरी को यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं, और हम उन चीज़ों को पढ़ाएंगे जो बहुत चीज़ें यूट्यूब में नहीं पढ़ाए हैं, और क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, क्योंकि बहुत तरह का क्वेश्चन इन तीनों से पूछा गया है। कुछ जो पॉइंट है अभी भी, जैसे पियाजे का ट्रांजिटिविटी और ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पॉइंट, कई पॉइंट ऐसे हैं, और वाइगोत्स्की का
ये 3 तरह की भाषा जो है, ये चीज़ यूट्यूब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी के अनुसार हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका ये लोकल चैनल है और हमने सीटेट दिया है, सीटेट में मेरा अच्छा स्कोर है और आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका स्कोर करना हमारी जिम्मेवारी है। 110 प्लस स्कोर, हर हालत में हमारे साथ रहिएगा, आपका स्कोर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।